यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है वो हर वर्ष कराया जाता है और ये 3 चरण में होता है आपका एग्जामिनेशन, जिसमें पहला आपको चरण पास करना होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स को पास जो लोग कर लेते हैं वो देते हैं मेंस, और जो लोग मेंस को भी पास कर लेते हैं वो देते हैं इंटरव्यू, और जो इंटरव्यू को पास कर लेते हैं वो यहाँ पर सिलेक्शन को ले लेते हैं। तो ये जो 3 कैटेगरी हैं, इन 3 चरणों से हो करके ये आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है। ध्यान रखिएगा कि आईएएस एक पोस्ट है, एग्जाम होता है यूपीएससी। यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कराती है, जिसके अंतर्गत जो लोग 1 से लेके 100 रैंक तक के लोग आते हैं, जिनकी रैंक इतनी आती है, वो बनते हैं आईएएस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो आईएएस बनते हैं। उसके नीचे जो रैंक आती है फिर आपको आईपीएस मिलता है, और भी नीचे जाएंगे तो आईआरएस, आईएफएस, बहुत सारी जो होती हैं वो जॉब्स होती हैं, बहुत सारे करियर्स होते हैं, और वो रैंक के हिसाब से जो होते हैं वो अलॉट किए जाते हैं। मोस्टली लोग आईएएस को प्रेफर करते हैं, लेकिन आईएएस को अगर आप प्रेफर करते हैं तो आपको 1 से लेकर 100 के बीच अपनी रैंक को लाना होगा। इसके लिए आपको यूपीएससी एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी जाननी होगी, और आज के वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यही बताने वाले हैं। तो सिलेबस के बारे में आपको क्यों पता होना चाहिए, यहाँ पर हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। अगर आपको सिलेबस पता है तो आप सबसे पहले तो सिलेबस को एनालाइज कर पाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप उन कॉमन टॉपिक्स को जान पाएंगे जिन्हों आपको कवर करना है प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम्स के लिए। जब आप टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो आपकी स्टडी जो होगी वो बहुत इंटीग्रेटेड होगी प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए, और आपका सिलेक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इसके साथ ये सिर्फ ना आपकी प्रिपरेशन को इजी बना देगा, इसके साथ आपके काफ़ी ज़्यादा टाइम को सेव करेगा। किसी भी प्रिपरेशन को करने में आपको टाइम का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, और ये तो यूपीएससी का एक बहुत बड़ा एग्जाम आपको करना है, तो यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। तो सिलेबस जानने के ये 2 फायदे हो गए आपके। इसके साथ अगर आप बिना एनालाइज किए सिलेबस को तैयारी करेंगे तो आपका जो स्टडी है वो रिलेवेंट नहीं हो पाएगा, और बहुत ज़्यादा मटेरियल को यूज़ करेंगे, और जो बहुत ज़्यादा संभावना होती है सिलेक्शन नहीं होने की। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आपके पास मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, और इतना ज़्यादा मटेरियल होने के कारण आप कवर नहीं कर पाते, और जो मेन चीज़ें जिसको आपको कवर करना ही चाहिए वो कवर नहीं हो पाते, और सिलेक्शन में आपका मुसीबत हो जाती है। तो बस इस बात पर फोकस करने के लिए सिलेबस का जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो आपके टाइम का होता है। तो ये आप जानते हैं कि अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। इन्हीं सबको अवॉइड करने के लिए आपको सबसे पहले जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस को और मेंस के सिलेबस को अच्छे से पहले पढ़ना है, फिर उसको एनालाइज करना है, उसमें जो की टॉपिक्स हैं उस पर अंडरलाइन करना है, तभी उसको प्रिपेयर करना है, उसके पहले नहीं। तो ये बातें आप समझ गए कि हमें क्यों सिलेबस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब अगर हम प्रीलिम सिलेबस की बात करें तो यूपीएससी के 3 स्टेजेस एग्जामिनेशन में जो पहली स्टेज होती है वो यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम। इसमें 2 पेपर होते हैं 200 मार्क्स के, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं टिक करने के लिए अपना आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोल सकते हैं, बहुविकल्पी हिंदी में अगर कहें तो। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास 2 घंटे का 2 आवर्स का टाइम होता है, जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है, मतलब जो आपको आएंगे वो आपको करने हैं, बट सारे ही करने होते हैं। तो सारे में ये मानिए कि 100 हैं तो 100 में से 100 तो आपको नहीं आएंगे, बट आपको 80 तक उसको करना ही करना होता है। ध्यान आपको रखना है कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं वहाँ तक जहाँ तक कि कट ऑफ जाता है, कट ऑफ तक पहुँचने के लिए। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं 200 मार्क्स के, मैंने बता दिया आपको। जो पहला पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज़ का, और जो सेकंड पेपर होता है वो होता है सीसेट का प्रीलिम्स में। और ये जो सीसेट वाला पेपर होता है, यानी कि जो सेकंड पेपर होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको केवल इसमें 33% लानी है। तो मेरिट किसे बनेगी? मेरिट आपकी बनेगी पेपर फर्स्ट से, यानी कि पेपर फर्स्ट आपका इतना बेहतर होना चाहिए कि जो भी कट ऑफ जिस वर्ष जाने वाला है उस कट ऑफ तक आपका जो क्लियरेंस है वो पेपर फर्स्ट ही डिसाइड करेगा। पेपर फर्स्ट अगर आपका बहुत अच्छा हो गया तो आप समझ सकते हैं कि आपका बहुत हद तक क्लियर होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन इसकी वजह से आप सीसेट को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि पास तो इसमें भी होना, 33% तो इसमें भी आपको लाने हैं। ध्यान रखना है कि दोनों क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे, यानी क्वेश्चन हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा, आप जिसमें भी समझ सकते हैं उसको आप अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम प्रीलिम्स की एग्जाम डिटेल की बात करें तो पहला पेपर होगा जिसको जीएस फर्स्ट बोलते हैं, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, और निगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखना है आपको। सेकंड पेपर सीसेट का, जिसको कि जीएस 2 यानी जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर बोलते हैं, ये भी 200 मार्क्स का ही होगा, 2 घंटे का ही होगा, लेकिन इसमें 80 क्वेश्चन ही आएंगे, और ये क्वालिफाइंग 33% ही इसमें लाने होते हैं, बस इसमें आपको पास ही होना होता है, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है। तो ये प्रीलिम्स का एक पैटर्न है एग्जामिनेशन का, जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप यूपीएससी में देने जा रहे हैं एग्जाम। तो ये जो पैटर्न है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, और इसी एग्जाम को दे करके आप उस यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे।
ध्यान आपको क्या रखना है कि निगेटिव मार्किंग तो होती ही, आपको पता ही है। नेचर जो होता है पहले पेपर का ही रैंकिंग का होता है, यानी फर्स्ट पेपर आपकी रैंकिंग डिसाइड करेगा, सेकंड पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग का नेचर का होता है। कट ऑफ जो होती है वो पहले पेपर से ही डिसाइड होती है। सेकंड पेपर में केवल 33%, यानी 200 में से केवल 66 नंबर आपके आ गए तो सेकंड पेपर आपका पास हो गया। बस आपको पास ही होना है, इसमें आपको मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रीलिम्स का जो पैटर्न है आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। अब अगर हम प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर की बात करें तो सिलेबस को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पूछा जाएगा, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड आएगा, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, ये सारी चीज़ें आएंगी। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव आएंगे। ध्यान रखना एक एक ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। एक ही टॉपिक को आप जब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत डेप्थ में वो टॉपिक ऑलरेडी ही चला जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। इसके साथ जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि आपको पढ़ना है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना पढ़ना है कि आप 11th एंड 12th लेवल तक का पढ़ सकें। और जनरल साइंस, तो ये हो गया आपका जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि यही वो सिलेबस है जो आपकी रैंकिंग को डिसाइड करेगा। और ये बहुत अच्छे से अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपकी रैंकिंग आ सकती है और आप प्रीलिम को यहाँ पर क्रैक कर पाएंगे। लेकिन चूंकि सीसेट भी हमें पास तो होने हैं, क्लियर तो करना ही है, 33% तो लाने ही है। तो इसका सिलेबस में क्या होगा, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगी, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपके स्किल्स को टेस्ट करेंगे। रीजनिंग आएगा, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो रीजनिंग में हमारे जो चैनल पे ऑलरेडी हमने फाउंडेशन रीजनिंग स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आप चाहें तो रीजनिंग हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, जहाँ पर हम फाउंडेशन बिल्कुल 0 लेवल से आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। अगर आप 12th के हैं, 10th के हैं और आप रीजनिंग अभी नहीं जानते होंगे, क्योंकि रीजनिंग 10th 12th या फिर कोई भी ग्रेजुएशन डिग्रीज में तो नहीं आती, ये सिर्फ और सिर्फ जब आप कंपटीशन में उतरते हैं तभी आती है। तो इसके लिए आपको 0 से पढ़ना जरूरी है। तो रीजनिंग का हमारे यहाँ फाउंडेशन लेवल चल रहा है, तो आप उसे जाके जरूर देख सकते हैं, 4 वीडियो ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं। इसके साथ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, आपका जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, कुछ आपको न्यूमेरिसी भी देखने को मिलेगी, यानी कि मैथ्स भी आएगी जिसमें नंबर्स हो गए, उसके रिलेशन हो गए, मैग्नीट्यूड्स हो गए। क्लास 10th लेवल की मैथ्स आएगी अगर ईजी वे में कहें। डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा जिसमें आपके चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी आ गए, ये भी क्लास 10th लेवल के आएंगे, जो कि बैंकिंग में मोस्टली आते हैं, लेकिन यूपीएससी के सीसेट में भी पूछे जाते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि 10th लेवल के ही होने वाले हैं। तो ये हो गया आपका सीसेट का सिलेबस। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस, जिसे आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, समझना है, तभी आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है। अब जो लोग जनरल स्टडीज़ के प्रीलिम्स को पास कर लेंगे, फिर वो मेंस में आएंगे। प्रीलिम्स को पास करने के बाद ही मेंस एग्जामिनेशंस की बारी आती है, जो क्वालिफाइंग और जो पहला पेपर रैंकिंग वाला है उससे आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी। इसके बाद जो मेंस होगा उसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होते हैं। 3 घंटे का टाइम मिलता है हर एक पेपर के लिए, और एक्स्ट्रा 30 मिनट्स मिलते हैं जो कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। पेपर ए एंड पेपर बी जो होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं, और बाकी जितने भी पेपर होते हैं वो 250 मार्क्स से होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पेपर होता है मेंस का, ये सब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि आपको इसमें क्वेश्चंस को लिखना होगा, जैसे कि आपने अभी तक 10th में, 12th में या फिर डिग्री में किया होता है, वैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको पूरा उसका आंसर जो होगा वो लिखना होगा। रिटेन में आपको आंसर को अपना लिखना होगा। तो चलिए अब इसके थोड़े पैटर्न को हम देख लेते हैं। पेपर ए, इसमें कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज आएगी। जैसे मान लीजिए कि आपकी इंडियन लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी का पेपर कंपलसरी देना होगा। अगर आपकी इंडियन लैंग्वेज तमिल है तो आपको तमिल का देना होगा। अगर इंडियन लैंग्वेज आपकी तेलुगु है तो तेलुगु को देना होगा, यानी जो आपकी मदर टंग है उसका एक कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का आपका पेपर होगा। 3 घंटे का 300 मार्क्स का होगा। ध्यान रखना है, आपको 3 घंटे के टाइम में आपको मिलता है। सेकंड पेपर इंग्लिश का कंपलसरी होता है, इसीलिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पर ऑलरेडी हम इंग्लिश स्पीकिंग चला रहे हैं। स्पीकिंग इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि इंग्लिश आपको लिखने को भी आएगी और इंटरव्यू में आपको बोलने को भी आ सकती है। तो इंग्लिश के लिए हम 0 लेवल से फाउंडेशन स्पीकिंग चला रहे हैं, चाहे तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। ये भी 3 घंटे का होगा, 300 मार्क्स का होगा। ये 2 पेपर 300 मार्क्स का 3 घंटे के होने वाले हैं। इसके बाद जो पेपर होंगे वो आपके 250 मार्क्स के होंगे, यानी पेपर फर्स्ट एसे का होगा 3 घंटे का 250 मार्क्स का। पेपर सेकंड होगा जनरल स्टडीज फर्स्ट 3 घंटे का 250 मार्क्स का। पेपर थर्ड जनरल स्टडीज सेकंड 3 घंटे का 250 मार्क्स का। और पेपर फोर्थ जनरल स्टडीज थर्ड 3 घंटे का 250 मार्क्स का। और पेपर फिफ्थ जनरल स्टडीज फोर्थ 3 घंटे 250 मार्क्स का। और इसके बाद पेपर 6 ऑप्शनल, एक आप ऑप्शनल चुनेंगे। उसके 2 पेपर होंगे, एक ऑप्शनल फर्स्ट 3 घंटे का 250 मार्क्स का और एक ऑप्शनल सेकंड 3 घंटे 250 मार्क्स का। तो ये रिटन टेस्ट आपका होगा 1750 नंबर का। और उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स का होगा। तब आपका ग्रांड टोटल जो बनेगा वो 225 यानी 2025 में से आपका ग्रांड टोटल बनेगा। और जो इसमें क्लियर कर लेगा वही सिलेक्शन अच्छे से ले लेगा। तो ये आपको पूरा जो पैटर्न है यह बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए।
अब अगर हम जनरल स्टडीज़ मेंस के सिलेबस की बात करें तो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर फर्स्ट आता है इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी आता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है की पॉइंट्स पर फोकस करना, क्योंकि यही की पॉइंट्स से जो क्वेश्चन होते हैं वो फ्रेम किए जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम इसको पूरा अंदर तक डिफाइन करें यानी डीप में जाएं, इसके एनालिसिस करें, तो इसमें आपको साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट के फॉर्म्स पढ़ने हैं, लिटरेचर पढ़ना है, आर्किटेक्चर पढ़ना है, इंसाइट टू मॉडर्न टाइम्स का, यानी जो भारतीय समय में, प्राचीन समय में जो भी आर्ट्स डेवलप हुआ, जो लिटरेचर डेवलप हुआ, जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, जिसको हम बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी होगी, मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी से आपको सिग्निफिकेंट इवेंट्स और पर्सनैलिटीज एंड इशूज़, ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। फ्रीडम स्ट्रगल बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, इसके वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये आपको पढ़ने होंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद की क्या कंडीशन रही, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी आपको पढ़ना होता है। यहाँ पर 18th सेंचुरी से लेकर जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सारी इफेक्ट्स इनके पढ़ने होंगे, इनकी फॉर्म्स पढ़नी होंगी। सोसाइटी में आपको साइलेंट फीचर इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पढ़ना होगा। रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज, ये सारी चीज़ें आपको वुमेन एंड सोसाइटी से पढ़नी होंगी। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनिज्म, रिलीजम एंड सेक्युलरिज्म। जियोग्राफी में आपको साइलेंट फीचर पढ़ने पड़ेंगे, वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। Important geography phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclones, geographical features and their locations, change in the critical geography features including water bodies and polar ice caps in flora and fauna and the effects of such changes। तो ये आप देख रहे हैं, ये है जीएस पेपर फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस मेंस के लिए। तो ये पूरा का पूरा आपको है अच्छे से, इसलिए मैंने कहा कि जब सिलेबस आपको पूरा टू द पॉइंट की से एक एक वर्डिंग से पता होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इसका पूरा पैटर्न क्या है, क्या पूछा जाता है, तभी आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। ये अभी हमने आपको इंग्लिश में बताया है, बहुत जल्द हम इसका हिंदी में भी मेंस का पूरा लाएंगे, तो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। फिलहाल तो अगर आप चूंकि इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करें तो आई होप कि लैंग्वेज आपकी प्रॉब्लम नहीं बनेगी, आप समझ तो पा रहे होंगे कि आपको पढ़ना क्या है, फिर आप उसे हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, ये आपकी चॉइस है। अब अगर हम बात करें सेकंड पेपर की, तो जनरल स्टडीज सेकंड पेपर में आपको गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने हैं। इसको अगर हम डिफाइन करें, इसको एनालाइज करें, तो इसके डीप में जाएं तो आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या हिस्ट्री रही, कैसे कैसे वो बढ़ा, क्या उसके एवोल्यूशन हुए, क्या उसके फीचर्स हुए, क्या क्या उसमें संशोधन यानी अमेंडमेंट्स हुए, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद कुछ उसके फंक्शन, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, यानी यूनियन और स्टेट्स के क्या फंक्शन है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उनके इशूज़ हैं, क्या उनके चैलेंजेस हैं, फेडरल स्ट्रक्चर्स के, डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर ऑन। इसके अलावा आपको सेपरेशन पढ़नी होगी पावर की बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, यानी यूनियन और स्टेट में, सेंट्रल में और भी कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पावर है, उनके बीच क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। इसके साथ आपको कंपैरिजन पढ़ना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम और अदर कंट्रीज की स्कीम में, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेज एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी, साइलेंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना वाइड सिलेबस है, ऑलरेडी इतना वाइड सिलेबस है, और विदाउट सिलेबस जाने आप अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इतना वाइड सिलेबस होने के बावजूद भी अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपको यही पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर रीजन एंड इंप्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओज, एसएचजी होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर स्टेक होल्डर्स, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ वनरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशंस बाय द सेंटर एंड द स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्कीम्स, मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ देयर वनरेबल सेक्शन। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए।
इसके अलावा इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विस रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस, मॉडल सक्सेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल, सिटीजंस चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशन एंड अदर मेजर्स। ये कहने का मतलब ये कि जो भी गवर्नमेंट करती है, जो भी वो स्कीम्स निकालती है, जो उसकी एप्लीकेशंस आती हैं, इसको इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार किया जाता है, क्या उसका सक्सेस होता है, क्या उसकी डिक्लाइन होती है, ये सारी जो डिटेल है वो आपको पता होनी चाहिए। रोल ऑफ सिविल सर्विस इन द डेमोक्रेसी, सिविल सर्विसेज का डेमोक्रेसी में क्या रोल है पता होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है यूपीएससी के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में ही ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी जो भी भारत सरकार कर रही है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ इंटरनेशनल रिलेशन आपको बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इंडिया के उसके नेबरहुड के साथ क्या रिलेशन है, जिसमें बायलेटरल और रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग हो गए, एग्रीमेंट्स हो गए इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग और इंडिया इंटरेस्ट। जैसे कि आप देखते होंगे कि एशियन बॉडीज़ क्या करती है, ब्रिक्स क्या करता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये इसी इंटरनेशनल रिलेशन यानी आईआर में आती हैं, जो आपको पढ़नी होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेशनल रिलेशन में इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, जैसे कि एशियन हो गई, ब्रिक्स हो गई, इसके बारे में भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, तो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, आपको बस अच्छे से समझते चलना है। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियन इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड फ्लोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट्स। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका जीएस सेकंड पेपर का सिलेबस। तो ये हो गया आपका जीएस सेकंड पेपर, हमने फर्स्ट पेपर बता दिया, सेकंड पेपर बता दिया, ये मेंस के लिए। थर्ड की अगर बात करें तो जनरल स्टडीज थर्ड में आपको टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि इकोनॉमी में आपको इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, गवर्नमेंट बजटिंग, मेजर क्रॉप्स, क्रॉप पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड irrigation system, storage, transport and marketing of agriculture produce and issues and related constant technology in the aid of farmers। यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़नी है, जैसे इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि भारत सरकार के द्वारा जो बहुत ही मिनिमम प्राइस में जो भोजन दिया जाता है, फूड दिया जाता है, जैसे कि गेहूं, चना वगैरह, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इसके बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, रिपैम्पिंग इश्यूज ऑफ द बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस, इकोनॉमिक ऑफ एनिमल रेनिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इफेक्ट्स ऑफ लिबराइजेशन ऑन द इकोनॉमी पोस्ट 1991, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स यानी कि पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, यानी साइंस का क्या रोल है, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस टेक्नोलॉजी, indigenization of technology and developing new technologies, awareness in the fields of IT, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology and issues related to intellectual property rights, environment में conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment, disaster management के laws and acts, linkage between development and spread of extremism। इसके साथ रोल ऑफ एक्सट्रीम सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड इंटीग्रल सोसाइटी चैलेंज, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट्स। तो ये हो गया आपका जीएस 3 का मेंस का कंप्लीट सिलेबस। अब अगर हम जीएस 4 की बात करें, यानी कि 4 पेपर की बात करें, तो इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आता है। इसको अगर हम पूरा का पूरा डिफाइन करें, इसको एनालाइज करें, तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैंडिडेट्स के एटीट्यूड को जांचते हैं, उनके अप्रोच को जांचते हैं कि किस प्रकार वो किसी भी इशू को यहाँ पे टैकल करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप उस पोस्ट पे आ जाएंगे, तो उस पोस्ट पे आने के बाद आपके सामने अजीब अजीब सी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो आपको किस प्रकार आप उसको सॉल्व करेंगे, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो इस पेपर में आते हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में। इसमें आपको पब्लिक की लाइफ, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर इसको और हम डिफाइन करें और इसके डीप में जाएं, इस इस पेपर को एनालाइज करें, तो उसमें इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एक्शंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ह्यूमन वैल्यूज, लेसन फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग वैल्यूज, attitude, content, structures and function, its influence and relation with thought and behavior, moral and political attitude, social influence and persuasion, aptitude and foundation values of civil service, integrity, impartiality of non-partnership, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards the weaker section, emotional intelligence, concept and their utilities and application in administration and governance, contributions of moral thinkers and philosophers from India and the world।
पब्लिक सर्विस वैल्यूज, इथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, स्ट्रेंथन ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, probity in governance, concept of public service, philosophical basis of governance and probity, information sharing and transparency, केस स्टडी ऑन अबव इशू। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जीएस पेपर 4th का मेंस का सिलेबस है, और जो आप ऑप्शनल लेंगे जो भी सब्जेक्ट उसका आपको अलग से जो होगा सिलेबस वो पढ़ना होगा। तो इतना वाइड सिलेबस ऑलरेडी होता है, और विदाउट सिलेबस जाने अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आप ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो ऑलरेडी ये ज़्यादा है और ज़्यादा पढ़ लेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो ही जाता है, और कन्फ्यूजन की स्थिति में ही जो एग्जाम है वो क्रैक नहीं हो पाता। आई होप कि आप मेरी बात समझ पाएंगे। मैंने यहाँ पर प्री और मेंस दोनों को आपको बताने की कोशिश की है। हाँ, हमने यहाँ इंग्लिश में बताया है, बहुत जल्द आपको हिंदी में भी हम बता देंगे। और ये सिलेबस आप हमेशा अपने पास रखें अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ये सिलेबस की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में ये जो सिलेबस है ये मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, और जब भी आप कोई भी टॉपिक तैयार करें तो आप देख लें, चेक कर लें एक बार सिलेबस में कि वो सिलेबस में है भी कि नहीं। विदाउट सिलेबस अगर आप पढ़ते जा रहे हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं होने वाला, खास तौर पर यूपीएससी के लिए। अब अगर इसके बाद हम बात करें कि ऑप्शनल होगा, तो ऑप्शनल में आपके 2 पेपर होंगे, उसका अलग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि उसमें जो भी सब्जेक्ट लेंगे उस हिसाब से आपको उसका सिलेबस देखना होगा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। इसके 2 पेपर होंगे, ध्यान रखना है। 250 मार्क्स के ईच होंगे, यानी टोटल 500। एक पेपर 250 का एंड दूसरा पेपर भी 250 का। ऑप्शनल में 2 आएंगे पेपर, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, 500 का हो जाएगा ये टोटल, और आपको इसके लिए 3-3 घंटे का समय जो है वो मिलेगा। तो बस इस तरह आपका जो ये मेन सही है कि पूरा पैटर्न आई होप कि आप समझ गए होंगे।